इनसे मिलिए। ये हैं जॉन द्रेज, जिन्हें अभी अभी यानी जून 2026 में पेरिस में ग्लोबल इन इक्वालिटी रिसर्च अवार्ड से नवाजा गया है। विदेशी मीडिया और भारत का एक खास इकोसिस्टम इन्हें गरीबों का मसीहा बताने में जुट गया है। लेकिन इस अवार्ड पर भारत में सबसे पहले ताली किसने बजाई? पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम में, खासकर तीस्ता सेतलवाड़ ने। जी हाँ, वही तीस्ता सेतलवाड़ जिन पर गुजरात दंगों के नाम पर झूठे एफिडेविट बनाने, गवाहों को भड़काने और विदेशी फंडिंग के हेरफेर के गंभीर कानूनी आरोप लगे। दोस्तों, से पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दरअसल देखिए, अवार्ड लेते ही जॉन द्रेज ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत असमानता का एक म्यूजियम है। विदेशी मंच, तीस्ता सेतलवाड़ की तरफ से मिल रही तारीफ और जॉन द्रेज का वही पुराना घिसा पिटा नैरेटिव, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक सोची समझी क्रोनोलॉजी है। असलियत यह है कि जॉन द्रेज और तीस्ता जैसे लोग भारत को हमेशा के लिए गरीबी, भूखमरी और पिछड़ेपन का म्यूजियम बनाए रखना चाहते हैं, ताकि इनका एनजीओ और पॉलिटिकल बिजनेस चलता रहे। आखिर जॉन द्रेज का असली बैकग्राउंड क्या है? वो कोई न्यूट्रल एकेडमिक या स्वतंत्र अर्थशास्त्री नहीं है। वो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान सोनिया गांधी की बनाई गई सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सबसे खास और वफादार सिपाही थे। वे राहुल गांधी के अर्थशास्त्री कहे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2019 में राहुल गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस NYAY योजना की घोषणा की थी, वो इन्होंने ही बनाई थी। 2024 में राहुल गांधी ने गरीबी हटाने का जो खटाखट तरीका बताया था, वो भी इन्हीं के दिमाग की उपज थी। ये अर्बन नक्सल बेला भाटिया का पति है। तो इकोसिस्टम का जो सेलिब्रेशन है वो अनायास नहीं है। इनका विजन देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करना या रोजगार पैदा करना नहीं था। इनका मकसद ऐसी खैरात और मुफ्तखोरी वाली नीतियां बनाना था जो देश के खजाने को खाली कर दें और लोगों को हमेशा के लिए सरकार पर निर्भर बना दे। यह सीधे सीधे एक खास राजनीतिक परिवार के लिए वोट बैंक सुरक्षित करने की सोशलिस्ट साजिश थी, जिसके मास्टरमाइंड जॉन द्रेज थे। अब बात करते हैं उस विदेशी पैसे और इकोसिस्टम की जो भारत में इस पूरे नैरेटिव को हवा देता है। जॉन द्रेज को जो यह ग्लोबल इन इक्वालिटी रिसर्च अवार्ड मिला है, इसे देने वाली संस्था है वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब। और जब आप इस संस्था के फंडिंग पार्टनर्स की लिस्ट खोलेंगे तो वहां आपको सबसे बड़ा नाम दिखेगा अमेरिकी संस्था फोर्ड फाउंडेशन का। जी हाँ, इस संस्था को चलाने के लिए मोटा पैसा फोर्ड फाउंडेशन से आता है। अब कड़ियों को जोड़िए, यह वही फोर्ड फाउंडेशन है जिसके संदिग्ध विदेशी फंड्स के गलत इस्तेमाल के कारण तीस्ता सेतलवाड़ के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट पर भारत सरकार ने नकेल कसी थी। और यह वही गृह मंत्रालय है जिसने नियमों के गंभीर उल्लंघन, टैक्स गड़बड़ी और संदिग्ध लेन देन के आरोपों में सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन का भी विदेशी फंडिंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया था। क्रोनोलॉजी बिल्कुल साफ है। विदेशी फंडिंग से चलने वाली ये संस्थाएं पेरिस में अवार्ड बांटती हैं, तीस्ता सेतलवाड़ भारत में उसका नैरेटिव सेट करती हैं और सोनिया गांधी की NAC के पुराने सिपाही जॉन द्रेज भारत की आधुनिक नीतियों को बदनाम करने का टूल किट चलाते हैं। आइए अब जॉन द्रेज के उस कुतर्क को पूरी तरह से डाइसेक्ट करते हैं, जिसके खिलाफ वो आज दिन रात पर्चे छाप रहे हैं और ग्राउंड पर कैंपेन चला रहे हैं। द्रेज का सबसे बड़ा विरोध भारत के आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल वेलफेयर सिस्टम से है। वो 3 बड़ी क्रांतिकारी नीतियों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं: आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। देश का देखिए कहना है कि गांव में इंटरनेट नहीं चलता, इसलिए अंगूठे का निशान लगाने और आधार से बैंक खाता जोड़ने वाले इस सिस्टम को तुरंत बंद कर देना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो सरकार द्वारा सीधे गरीबों के बैंक खाते में नकद पैसा भेजने यानी कैश ट्रांसफर प्रोग्राम के पूरी तरह खिलाफ है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल, वो इस नए केंद्रीय कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह केंद्र सरकार के हाथ में ज्यादा प्रशासनिक ताकत देता है और राज्यों की जवाबदेही कम करता है। द्रेज का दावा है कि इन डिजिटल सिस्टम से सॉफ्टवेयर बॉटलनेक यानी तकनीकी रुकावटें आ रही हैं, जिससे गरीबों को राशन और मजदूरी मिलने में देरी हो रही है। लेकिन यह आधा सच और पूरा झूठ है। द्रेज जिस पुराने, कागजी और डिमांड ड्रिवन राइट्स वाले सिस्टम की वकालत करते हैं, वो असल में दलालों, बिचौलियों और घोस्ट बेनिफिशरीज यानी कागजों पर जिंदा फर्जी लाभार्थियों का सबसे बड़ा स्वर्ग था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद माना था कि दिल्ली से भेजे गए 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं, बाकी के 85 पैसे यही बिचौलिया खा जाते थे।
फिजिकल रजिस्टरों में फर्जी नाम चढ़ाना, गरीबों के हक का अनाज ब्लैक मार्केट में बेच देना और मजदूरों के नाम पर खुद पैसा डकार जाना, यह अंग्रेज के उस पुराने ओपेक यानी धुंधले सिस्टम की हकीकत थी। पीएम मोदी की सरकार में डिजिटल क्रांति यानी एबीपीएस और डीबीटी ने इसी 85 पैसे की लूट को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। इस डिजिटल सिस्टम के फायदे आंकड़ों में देखिए। अब किसी प्रधान या स्थानीय बाबू को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। जस्ट इन टाइम फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए एक क्लिक पर पैसा सीधे मजदूर के जनधन खाते में ट्रांसफर होता है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ने करोड़ों फर्जी राशन कार्ड्स को सिस्टम से बाहर फेंक दिया है। अब जिसका हक है, अनाज सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलता है। सेंट्रलाइज सिस्टम के कारण आज सरकार और जनता दोनों देख सकते हैं कि किस जिले में कितना फंड रिलीज हुआ और किसे मिला। पुराना कागजी सिस्टम पूरी तरह अंधकार में था, जबकि नया डिजिटल सिस्टम राज्य को पूरी तरह जवाबदेह बनाता है। जॉन द्रेज का असली दर्द ये नहीं है कि गरीबों को परेशानी हो रही है, उनका दर्द ये है कि इस अचूक डिजिटल पारदर्शिता ने उस बिचौलिया राज को उखाड़ फेंका है जो उनकी झोला छाप राजनीति और एनजीओ के वजूद को जिंदा रखता था। जब गरीब आत्मनिर्भर हो जाता है तो इन झोला छाप अर्थशास्त्रियों की दुकानें बंद हो जाती हैं। जॉन द्रेज और तीस्ता सेतलवार जैसे लोग चाहते हैं कि भारत हमेशा 1970 और 80 के दशक के उस समाजवादी पिछड़ेपन में फंसा रहे, जहां गरीब सिर्फ सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहे, लाठियां खाता रहे और अनाज के लिए लाइनों में खड़ा रहे। ये लोग गरीबी को मिटाना नहीं, बल्कि गरीबी को मैनेज करके उस पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। लेकिन आज का भारत बदल चुका है। भारत अब उनकी इस झोला छाप इकोनॉमिक्स से बहुत आगे निकल चुका है। भारत को अब ऐसे अधिकारों के कागजी ढोंग की जरूरत नहीं है जिसकी आड़ में भ्रष्टाचार फले फूले। आज के आत्मनिर्भर भारत को चाहिए डिजिटल स्पीड, पारदर्शिता और मजबूत प्रशासनिक नीतियां। पेरिस के अवार्ड्स और तीस्ता सेतलवार के ट्वीट्स विदेशी ताकतों और सोनिया गांधी के इन सिपाहियों को तो खुश रख सकते हैं, लेकिन भारत का भविष्य अब इन ताकतों से नहीं बल्कि देश की डिजिटल प्रगति और आर्थिक सामर्थ्य से तय होगा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।